हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी हमसे क्या कहती है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एट द टाइम ऑफ मेंडल के समय में द नेचर ऑफ फैक्टर जीन रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। मतलब कि ये जो फैक्टर, जिस फैक्टर का बात मेंडल ने किए थे, ठीक है, उसका नेचर कैसा है ना, या जिससे कि इनहेरिटेंस जो है रेगुलेट हो रहा है, उसका नेचर कैसा है ना, ये पता ही नहीं था। वाज नॉट क्लियर मतलब कि पता नहीं कि क्या है, नहीं है। ओवर नेक्स्ट 100 years मतलब कि 100 साल तक द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड। मतलब कि उसमें प्यूटेटिव मतलब कि जिसे मानते थे, है ना, कि हो सकता है कि ये जेनेटिक मटेरियल हो, है ना। नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड, है ना, उसे इन्वेस्टिगेट किया। एंड क्लुमिनेटिंग इन द रियलाइजेशंस दैट डीएनए, और उसके बाद उस सभी आइडिया को एक्यूमुलेट करके उन्होंने क्या किया, रियलाइज किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रूफ हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये प्रूफ किया था, अनइक्विवोकल प्रूफ किए थे किसने, हर्शीज एंड चेज ने। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे मतलब जेनेटिक मटेरियल है, ये बात प्रूफ हुआ था एटलीस्ट फॉर मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पर ये लाइन एनसीईआरटी बोल के क्या कर दी, थोड़ा सा इसमें मसाला मिला दिया और उसने बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कभी कभी आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर थोड़ा सा एनसीईआरटी ने मसाला मिलाने की कोशिश की है, और वो अच्छी बात है। कुछ वायरसेस में होते हैं आरएनए, है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, और भी तरह के हो सकते हैं। लेकिन अभी हमें डीएनए और आरएनए के बारे में बात करें। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर भी एनसीईआरटी ने क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इन्हें कि 100% ऑर्गेनिज्म में नहीं बताया। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने इस बात को क्लियर भी कर दिया कि कुछ वायरस में आरएनए जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर, और इसका मोस्टली जो फंक्शन है ना, वो कैसा है, मैसेंजर की तरह है। कुछ में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन मैक्सिमम फंक्शन कैसा है इसका, मैसेंजर की तरह है। ठीक है, मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर्स। और इसके और भी बहुत सारे काम है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ आरएनए में, पहले तो जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है कुछ सम वायरस में, और मोस्टली मैसेंजर है। ठीक है, मोस्टली मैसेंजर है। एडेप्टर मॉलिक्यूल्स, है ना, एडेप्टर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स एंड द कैटालिटिक, ये एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करते हैं, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह भी काम करते हैं, और कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, और आरएन जिसे क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं। ठीक है, जिसे राइबोजाइम बोलते हैं। ये क्या है, एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। ठीक, एलिमेंट्री बेसिस ऑफ प्रोटीन रेगुलेशंस, जिसमें कि हम लोग उसमें ऑपरेंट साइकिल, है ना, लैक ऑपरेंट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की कैसे कैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, और उससे कैसे जेनेटिक्स जो होते हैं डिसाइड होते हैं। जेनेटिक्स में हमने क्या देखा था कि एक जीन है, ठीक है, जीन क्या करेगा, एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, और उस एंजाइम से क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, या फिर आप ये बोल दो कि सबस्ट्रेट जो है ना प्रोडक्ट में बदलेगा। ठीक, अब कौन सा सबस्ट्रेट किस प्रोडक्ट में बदलेगा, इस पे हमें ध्यान देना है। तो कैसे बदलेगा, ये मैसेज जो है वो कैसे पास आउट होता है कि किस जीन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो द डीएनए, अब देखते हैं द डीएनए के बारे में। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग पॉलीमर है। ठीक, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट।
मतलब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ज़्यादा इसका लंबाई होगा, सिंपल है। और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर, और एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं, बेस पेयर बोलते हैं। पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं, बेस पेयर बोलते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए इज लेंथ ऑफ डीएनए इज ऑर्गेनाइज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो लेंथ होगा डीएनए का, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो उसमें उसका लंबाई जो है ना, वो उसे डिफाइन करेगा कि अगर इतने लेंथ का उसका डीएनए है तो ये इस ऑर्गेनिजम्स का बारे में बता रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसे ही बोलते हैं। बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियोफेज का बात करते हैं, तो बैक्टीरियोफेज जो होता है 5176, ठीक है, 5174 जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक, तो उसमें कितना न्यूक्लियोटाइड है, 5386, 5386, ठीक है। जैसे 5176 174 है ना, जैसे हम इसे याद करते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं 5 एक सात चौका, ठीक है। 5 ने एक साथ चौका मारा, ठीक है, तो उसमें कितना हुआ न्यूक्लियोटाइड, 538 छक्का, एक साथ चौका 538 छक्का, एक साथ चौका 538 छक्का करते हैं, तो लेमडा में क्या हो जाएगा, 48 प्लस 2 और फिर 2, है ना, लेमडा फिर 48 50 इसमें 2, है ना। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं बेस पेयर्स। 5174 एक साथ चौका, तो उसमें क्या हो जाएगा, 538 छक्का, 538 छक्का। एंड लेमडा में बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, 48 50 2, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 और बाद में फिर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये बस याद करने के लिए थोड़ा सा कि आप ऑप्शन को जब देखेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, पता कर पाएंगे कि हाँ ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक। तो लेमडा में हम फिर से बताते हैं, लेमडा 174, इसमें क्या होगा 538 छक्का, एंड लेमडा लेमडा में क्या होगा 48 50 2, 48 50 2, ठीक है, बेस पेयर्स। उसके बाद इकोलाई का बात करते हैं, तो इकोलाई में कितने हैं, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। इकोलाई में कितने हैं, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। और जब हम बात करते हैं हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए का भी हेप्लॉइड कंटेंट बात करते हैं, तो उसमें हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। सिर्फ क्या होगा, हैप्लॉइड कंटेंट में होगा। लेकिन जब डिप्लॉइड कंटेंट बोलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर 10, 10 की पावर 9 बेस पेयर्स हो जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज पाए जाते हैं, ठीक है। पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, है ना, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे, प्यूरिन होंगे, पायरिमिडिन होंगे। पेंटोज शुगर क्या होंगे, राइबोज एंड द डीऑक्सीराइबोज होंगे, ठीक। एंड फॉस्फेट ग्रुप जो होंगे उसमें लगा होगा H3PO4। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं प्यूरिन होंगे, जिसमें कौन कौन आते हैं, एडेनिन आते हैं, ग्वानिन आते हैं। और ये दोनों किस में प्रेजेंट होंगे, आरएनए में भी प्रेजेंट होंगे और डीएनए में भी प्रेजेंट होंगे। वहीं बात करेंगे साइटोसिन का, तो साइटोसिन क्या होगा, आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट होंगे। और यूरेसिल जो है वो किस में प्रेजेंट होंगे, आरएनए में, और थायमिन जो प्रेजेंट होंगे डीएनए में। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है थायमिन के जगह पे, ठीक है। यूरेसिल प्रेजेंट होता है थायमिन के जगह पे। ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH, है ना। एक नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन है उसके अंदर, है ना। और फर्स्ट कार्बन पे HOH जुड़ा हुआ है, सेकंड पे HOH जुड़ा है, थर्ड पे HOH जुड़ा है, फोर्थ पे HOH जुड़ा हुआ है, फोर्थ पे H और CH2OH जुड़ा हुआ है, ठीक। तो 5 कार्बन हो गए। तो फर्स्ट कार्बन जो है उस पे क्या है, नाइट्रोजिनस बेस अटैच्ड है, ठीक। उस पे क्या है, नाइट्रोजिनस बेस अटैच्ड है। और इसके अटैच होने के बाद उस राइबोज शुगर को जब उसमें नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो जाता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक।
अब देखिए न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है किससे, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से, और न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से। ठीक, तो यहाँ पे राइबोज शुगर है, उसमें अगर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल आप ऐड करो, ठीक है, तो इससे बनेगा एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे डीऑक्सीराइबोज शुगर में, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, याद रखिए डीऑक्सी में यहाँ पे थाइमिन का यूज किए और राइबोज शुगर में यूरेसिल का यूज किए, क्योंकि राइबोज है ना, राइबोज आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं और डीएनए में क्या होते हैं, थाइमिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडेनिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन एंड साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन एंड डीऑक्सी थाइमिडीन का यहाँ पे होगा। ठीक है, हालांकि थाइमिडीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में है, लेकिन फिर भी उसे डीऑक्सीथाइमिडीन का नाम देंगे, क्योंकि पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन का रिमूवल इसमें हो जाता है। व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5' कार्बन, ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, और पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन के OH से जो है, फिफ्थ कार्बन के OH से जो है वो क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, टू फॉर्म्स थ्रू द फॉस्फो ईस्टर लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। और कौन से लिंकेज से जुड़ा हुआ है, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज से, और वहाँ पे C1 के साथ जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ था वो जुड़ा हुआ था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ठीक है, द टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3' टू 5'। दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 3 और 5 कार्बन के बीच में जुड़े होते हैं। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंट इन सच ए मैनर टू फॉर्म पॉली न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है ना एक दूसरे से जुड़ते एक लंबा चेन का फॉर्मेशन कर देता है, जिसे पॉली न्यूक्लियोटाइड हम लोग बोलते हैं। ए पॉलीमर दस फॉर्म्स एट वन एंड ए फ्री फॉस्फेट मोइटी, है ना, एट 5' मतलब कि जो सबसे ऊपर वाला इंड है, ठीक है, उसमें क्या होगा, फ्री 5' इंड होगा, फिर फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5' इंड, फॉस्फेट मोइटी का 5' इंड वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है, ऑफ शुगर विच इज रेफर्ड एज 5' इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो क्या होगा 5' इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वहाँ पे कहेंगे उसे। सिमिलरली एट द अदर इंड द पॉलीमर्स ऑफ शुगर एज अ फ्री OH, यहाँ पर क्या होगा, OH जो होंगे वो फ्री होंगे ऑफ द 3' ग्रुप विच इज रेफर टू एज द 3' इंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और नीचे के साइड में जहाँ पे 3' जो है ना वो अवेलेबल होगा, उसका OH अवेलेबल होगा, ठीक है, फ्री होंगे, तो उसे बोलेंगे 3' इंड। ठीक है, द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बैकबोन बना हुआ है ना वो किससे बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है। बात करते हैं द नाइट्रोजिनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी, है ना, फॉर्म्स द बैकबोन। नाइट्रोजिनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी, नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर लिंक करता है किससे, बैकबोन से, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बैकबोन। नाइट्रोजनस बेस जो है वो किससे जुड़ा होता है, उसका लगाव किसके साथ है, उसका लगाव है शुगर के साथ, और वो किस साइड, इनवर्ड डायरेक्टेड होता है, किसके साथ, इनवर्डली डायरेक्टेड होता है, एंड बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है। इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट, RNA में सेकेंड कार्बन पे ना OH ग्रुप होता है, ठीक है, प्रेजेंट एट द 2 सेकेंड प्राइम पोजीशंस ऑफ द राइबोसोम। और ये OH ग्रुप है ना एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, जिस वजह से इसमें क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस एक्स्ट्रा हो जाते हैं DNA से, ठीक, और इस एक्स्ट्रा फंक्शंस के वजह से ये क्या होते हैं, अनस्टेबल्स होते हैं एज कंपेयर टू DNA। ठीक है, एंड ऑल्सो इन RNA द यूरेसिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ थायमिन। RNA में यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑफ किसके, थायमिन के जगह पे यूरेसिल हमें देखने को मिलता है। और ये यूरेसिल क्या है, मॉडिफिकेशंस है, 5-मिथाइल यूरेसिल जो है उसे ही थायमिन बोलते हैं, अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमिन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स में, ये पेंटोज शुगर है जिसमें कि 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 5 पे OH लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा,
1 नंबर के OH से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजिनस बेस, और 5 नंबर से क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट, और ऐसे ही चलते रहेगा। ये डीऑक्सी है, देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो फॉस्फेट के साथ ग्रुप बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एंड नाइट्रोजनस बेस जो है शुगर के साथ बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, यहाँ पे ये जो है 5 प्राइम एंड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच होंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे फॉस्फेट, इसे दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 3-OH जो है वो फ्री है, तो इसे 3 प्राइम एंड बोलेंगे, और यहाँ पर 5 जो ऊपर में है सबसे, तो उसे 5 प्राइम एंड बोलेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये फॉस्फेट जो देखिए 5 प्राइम पे यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्राइम फ्री OH है, 3 हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। DNA as a acidic substances present in nucleus was first identified by Frederick Misters in 1869। 1869 में फ्रेडरिक मिस्टर्स ने, है ना, ये पता किया कि DNA इज ए एसिडिक सब्सटेंसेस, DNA क्या है, एसिडिक सब्सटेंसेस है, इन द प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज, और वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। DNA एक एसिडिक सब्सटेंसेस हैं और वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ये फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में पता किया। ही नेम्स इट एज ए न्यूक्लिन, उन्होंने इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिन नाम रखा उन्होंने इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिन। हाउएवर ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशंस, है ना, फिर भी टेक्निकल लिमिटेशंस होने के वजह से आइसोलेटिंग सच लॉन्ग पॉलीमर, इतने लंबे पॉलीमर यानी कि जो 2.2 मीटर के अप्रोक्स होते हैं, लंबे पॉलीमर को इंटैक्ट रूप में, मतलब कि पूरे के पूरे ओरिजिनल रूप में निकालना, ये क्या था, असंभव नहीं था। द इलूसिडेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ DNA रिमेन इल्यूसिव्स, है ना। अब उतने बड़े स्ट्रक्चर्स को उतने छोटे जगह से, न्यूक्लियस से निकालना ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस, है ना, पॉसिबल ही नहीं था। इस वजह से क्या हुआ कि इल्यूसिव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, DNA का स्ट्रक्चर जो है वो मतलब इल्यूसिव रहा, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा था, ठीक। इट वाज ओनली द 1953 दैट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, है ना, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शंस डाटा, है ना, वाटसन एंड क्रिक ने DNA का स्ट्रक्चर्स दिया, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल दिया उन्होंने, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पे दिया, जो प्रोड्यूस्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, रोजलिन फ्रैंकलिन एंड द मॉरिस विल्किंस और फ्रैंकलिन के डाटा जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकला था, उस डाटा के बेसिस पे, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, इस वाटसन एंड क्रिक ने DNA के डबल हेलिक्स मॉडल का स्ट्रक्चर दिया था, प्रपोज बाय द वेरी सिंपल बट फेमस, बहुत ही आसान और सिंपल डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA उन्होंने दिया। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ दिस propositions was the base pairing between two strands of polynucleotide chain। इसमें से सबसे हॉलमार्क्स था, मतलब इसका कि एक बेस पेयर जो है ना, दो बेस पेयर जो है, दो DNA के स्ट्रैंड का, वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, टू स्ट्रैंड बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दिस प्रोपोजिशंस वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ इरविन चाराग्राफ्स, मतलब वाटसन एंड क्रिक ना सिर्फ क्या किया, उन्होंने अपने जो दोस्त थे, ठीक है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, है ना, इसके डाटा को उठाया, ऑब्जर्व किया और डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया, और एडवर्ड चाराग्राफ का डाटा बेस पेयरिंग का उठाया और उसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी में पुट कर दिया, ठीक है। वन ऑफ द हॉलमार्क्स प्रोपोजिशंस वाज बेस्ड ऑन पेयरिंग ऑफ स्ट्रैंड फॉर न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि वो जो पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं डबल स्टैंडर्ड में, उसके बारे में बता रहा है। दिस प्रोपोजिशन वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस और इरविन चाराग्राफ्स दैट द डबल स्टैंडर्ड DNA द रेशियो बिटवीन एडेनिन और थायमिन का रेशियो एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन का रेशियो इक्वल होंगे और 1 होंगे, ठीक है, ये बात बोल दिया। एडेनिन बाय थायमिन का रेशियो और ग्वानिन बाय साइटोसिन का रेशियो 1 होंगे, और एडेनिन जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्वानिन होता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है साइटोसिन के साथ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे प्यूरिन और पायरोमिडिन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। प्यूरिन में आता है A+G और नीचे आता है T+C, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
द बेस पेयरिंग कन्फर्म्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बेस पेयरिंग जो है वो कंफर्म करता है वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉली। ये बहुत अच्छा बेस पेयरिंग जो है ना, एडनिन जो होगा वो ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, एडनिन जो होगा मतलब प्यूरिन जो होगा वो पायरिमिडिन के साथ जुड़ेगा। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी शो करता है। दे आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और वो एक दूसरों के लिए कम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। एंड देयर फोर इफ द सिक्वेंसेस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड आर नोन, और इस वजह से मतलब एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता है ना, कि मतलब अगर एडनिन होगा तो उसके साथ क्या होगा, थाइमिन होगा, एडनिन होगा, एडनिन होगा तो उसके साथ थाइमिन होगा। तो ये चीज है ना कंफर्म, ये चीज बहुत अच्छा इसका कैरेक्टर्स है। ठीक, वन स्टैंड इज नॉन देन द सीक्वेंस ऑफ अदर स्टैंड नॉन। अगर हमें ये बेस पेयरिंग हमें पता होगा तो उस अनुसार से हम अगर एक स्टैंड का हमें पास डीएनए होगा तो दूसरे स्टैंड का डीएनए हम आसानी से पता कर सकते हैं। ऑल्सो इफ ईच स्टैंड फ्रॉम डीएनए, है ना, अगर ईच स्टैंड ऑफ डीएनए, है ना, एक्ट एज टेम्पलेट, और दोनों डीएनए अगर टेम्पलेट की तरह काम किया फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड, नया डीएनए का स्टैंड बनाने के लिए, द टू स्टैंड्स डीएनए जो डॉटर बनेगा प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए। और इससे अगर दोनों स्टैंड का यूज होता है नया डीएनए बनाने के लिए, तो जो नया डीएनए बनेगा ना वो क्या होगा, पेरेंट के समान होगा। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि एडनिन जो भी बेस पेयरिंग है ना इसी के बेसिस पे है। तो अगर एक पार्ट में एडेनिन है दूसरे पार्ट में थाइमिन है, ठीक, तो जब वो कंबाइन करेगा तो एडनिन वाला थाइमिन से कंबाइन कर लेगा और थाइमिन वाला एडनिन से कंबाइन कर लेगा, टेम्पलेट जब सेम होगा तो। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस, इस तरह के जेनेटिक हिंट के वजह से स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। इस तरह के हिंट के वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत क्लियर हो गया। तो मतलब ऐसे पिक्टोरियल्स व्यू माइंड में आने लगे कि ऐसा होगा ऐसा होगा। द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स का अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, पहला जो डबल डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे उसमें क्या था, इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये क्या बना, कैसे बना हुआ है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना हुआ है। वेयर द बैकबोन ऑफ कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट से बैकबोन बना हुआ है। एंड बेस प्रोजेक्टेड इनवर्ड, और बेस जो है अंदर की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं है, बेस जो है अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल polarities. It means if one chain is the polarity 5 prime to 3 prime, then the other is 3 prime to 5 prime, इस तरह की polarity है। The bases in two strand are paired थ्रू हाइड्रोजन फॉर्मिंग बेसिस पेयर। एडनिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, है ना, एंड दूसरे अपोजिट स्ट्रैंड से एंड ग्वानिन जो है वो बनाएगा बॉन्डेड विद द 3 हाइड्रोजन, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एज ए रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पायरिमिडिन। इस तरह से क्या होता है, हमेशा प्यूरिन के आगे पायरिमिडिन आते हैं और पायरिमिन के आगे प्यूरिन आते हैं। दिस जनरेट द अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स। और इससे क्या पता चलता है कि दो स्ट्रैंड के बीच में ना यूनिफॉर्म डिस्टेंस हमेशा पाया गया। द टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, और दोनों चेन जो है वो क्वाइल्ड होता है कैसे, टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, और दोनों चेन जो होते हैं वो राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होते हैं। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर्स, है ना, पिच ऑफ हेलिक्स कैसा है 3.4 नैनोमीटर है। एंड उसके बाद देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न्स। द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन द हेलिक्स अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। 0.3 नैनोमीटर में 0.34 नैनोमीटर बेस पेयर के बीच में डिस्टेंसेस, एंड पिच के बीच में डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर्स। यहाँ पे क्या है 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रम्स उसे बोलेंगे, या फिर 3.4 एंगस्ट्रम जो होगा वो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस होंगे। यहाँ पे देखिए एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और ये अंदर की तरफ है, दोनों के अंदर की तरफ है, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए बॉन्डिंग आसानी से हो। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टेक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स।
डबल हेलिक्स में एक का प्लेन जो है वो दूसरे के ऊपर रखा गया है ना, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टिक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, मतलब एक का बेस पेयर दूसरे के ऊपर रखा गया है हेलिक्स के हेलिकल फॉर्म में। दिस इज एडेटिव टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और दिस इन एडिशंस टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जब इसमें जोड़ दें और इसमें स्टेक के रूप में एक के ऊपर रखा गया है, कंफर्म द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक के ऊपर दूसरे को रखा जाना और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का प्रेजेंट होना, ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। द प्रोपोजिशंस ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक implications become revolutionary। इस तरह के डबल हेलिक्स मॉडल का देना है ना, इतने सिंपली इन इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस बिकम रिवोल्यूशनरी, इतने आसानी ढंग से डीएनए का स्ट्रक्चर्स है ना और उसके बारे में बताना है ना, बहुत क्या है, रिवोल्यूशनरी चीज है। ठीक है, वेरी सुन फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा, और फ्रांसिस क्रिक ने वेरी सुन फ्रांसिस क्रिक है ना प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, सेंट्रल डोगमा नाम का एक चीज दिया है ना, विच स्टेट दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम, और उसके अनुसार से जीन का इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे फ्लो करता है, इसके बारे में उन्होंने सेंट्रल डोगमा दिया। उसमें क्या होता था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता था। सेंट्रल डोगमा में इसमें क्या हुआ, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को रेप्लिकेशंस बोला गया, और डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोला गया, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोला गया, और इस टोटल को मिला के सेंट्रल डोगमा बोला गया। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस इज इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, इज इन रिवर्स डायरेक्शन, इज इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, जिसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आज तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था जहाँ पे हमने क्या किया कि डीएनए के बारे में देखा, कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है और उसके कुछ स्ट्रक्चर्स कैसे पता किए वाटसन क्रिक के द्वारा। ठीक है, उन्होंने किसका मदद लिया, चाराग्राफ्स रूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उसका लेंथ कितना है डीएनए का, पैकेजिंग डीएनए का कैसे होता है, और उसके आगे का बात अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।